कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है तो हम तो कई बार कहते हैं कि वो तो जिहाद को आगे चलाने का ही काम कर रहे हैं। वो जिहादी फ्लैंक्स है, पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं। हाँ, मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बंदूक नहीं उठाती, वो अलगाववादी संगठनों की तरह राजनीति नहीं करती, लेकिन वो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के आपकी डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का काम करती हैं। ऐसे कानून बनाती हैं जिससे जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ऐसे आदेश पारित करती हैं जिससे जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ऐसे निर्णय लेती हैं जिससे जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, जितनी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका यही इतिहास रहा है। क्योंकि मुसलमान मरा है इसलिए ये सेकुलर किलिंग है, ये कोई सांप्रदायिक किलिंग नहीं है। हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है। जबकि हिंदू इसीलिए मरा है क्योंकि वो हिंदू है, सिख इसीलिए मरा है क्योंकि वो सिख है। मुसलमान को मारने के तरह तरह के कारण हो सकते हैं। इस्लाम के अंदर की जो इंटरनेसिन बैटल्स हैं, जिससे कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि ये कोई जिहाद को छोड़ के कोई दूसरी वॉर है। मुसलमान को भी अगर मारा गया वहाँ पे तो जिहाद के नाम पे मारा गया। जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड करना। जम्मू और कश्मीर की प्रॉब्लम एंटेंगल्ड है और जो हिंदू जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनसे न्याय करने के लिए उन्हें आप एक एक्सक्लूसिव लैंड मास, एक केंद्र शासित प्रदेश भी तो देंगे ताकि इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को भी रिवर्स किया जाए और जेनोसाइड के विक्टिम्स के साथ भी न्याय किया जाए। भाजपा का तो एनसीकरण हुआ है। जिस जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है या भाजपा जिस जम्मू डिक्लेरेशन के नैरेटिव को अडॉप्ट कर रही है, ये जम्मू डिक्लेरेशन तो जम्मू संभाग को सब रीजन्स में बांटने की जम्मू डिक्लेरेशन है। ये तो शेख अब्दुल्ला का जो ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर था उस पर आधारित जम्मू डिक्लेरेशन है। जम्मू को कमज़ोर करने की डिक्लेरेशन है या मुस्लिम अपीजमेंट को आधार बना के जम्मू संभाग को जोड़ने की। जब तक भारत सरकार असली मुद्दों पे पर्दे डालने का काम करेगी, जब तक भारत सरकार इस ब्लर कैंपेन को चलाएगी अगेंस्ट जिहाद एंड हिंदू जेनोसाइड, जब तक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी, ये चीज़ें होती रहेंगी, निरंतर होती रहेंगी। इससे बड़ा सबूत आज कुछ नहीं है कि 1990 में पनपी परिस्थिति आज फिर पुनः वैसे ही मैनिफेस्ट कर रही है। रेलवे स्टेशन देखें, आप बस स्टैंड देखें, देखिए किस तरीके से कश्मीर से भाग भाग के हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग आ रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार जिस तरीके की पिक्चर्स आपको जम्मू रेलवे स्टेशन और कश्मीर से मिल रही हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग है और पूरा देश इस समय काफ़ी चिंतित है जिस तरीके के कश्मीर में हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से नॉन लोकल्स को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ख़ासकर उन लोगों को जो बहुत गरीब हैं, रेडी फड़ी वाले हैं। किस तरीके से आने वाले दिनों में जो है यहाँ की जम्मू कश्मीर की सियासत जो उस पर बात करेगी और इस समय के जो हालात हैं उस पर क्या होने वाला है, किस तरीके के हालात बनने वाले हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा और इनसे जानेंगे क्योंकि ये कई बार कह चुके हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है वो एक अलग चीज़ हो रही है, सरकार को चाहिए उस पर फोकस करें। तो अंकुर जी, जिस तरीके की बात हमेशा आप करते थे जो माइनॉरिटीज़ पे वहाँ हमले होते थे, इस बार नॉन लोकल्स पे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है। 1990 में शुरू हुआ हिंदुओं का, सिखों का नरसंहार कंटिन्यूस था, अनअबेटेड था, निरंतर चल रहा है। जेनोसाइड को जब भी आप नकारेंगे वो निरंतरता से चलता रहेगा। जेनोसाइड को जब भी आप नकारेंगे उसे आप क्लाइमैक्स ऑफ जेनोसाइड कहेंगे। जेनोसाइड को जब भी आप नकारेंगे कभी वो अपना अंत नहीं देखेगा, वो निरंतर चलता रहेगा। तो ये जो अभी रिसेंट हत्याएं हो रही हैं, सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं हिंदुओं की, सिखों की, इसको आपको उसी पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा कि जिस नरसंहार को भारत सरकार ने, इंडियन स्टेट ने नकारा, उसकी निरंतरता दर्शा रहा है। और ये हमने पहले भी ये कहा था कि अनटिल एंड अनलेस आप प्रॉब्लम को उसके असल नाम से पुकारें, इफ़ेक्टिव स्टेप्स लें, जेनोसाइड को जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत डिक्लेयर करें, कश्मीर में जो हो रहा है उसको जिहाद समझें, जिहाद की डायमेंशंस को समझें। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक इन हैपनिंग्स को आप रोक नहीं सकते, निरंतर चलती रहेंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने डिफेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स देखी, डीजीपी की भी स्टेटमेंट्स देखी, पुलिस अपरेटस की भी स्टेटमेंट्स देखी, जो यहाँ का पॉलिटिकल क्लास है उनकी भी स्टेटमेंट्स देखी, तो उनका तो यही कहना था कि आतंकवाद तो ख़त्म हो गया है, लास्ट लेग में है, फलां चीज़ है ये। और देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह सब गिर गया। इसीलिए जब तक भारत सरकार असली मुद्दों पे पर्दे डालने का काम करेगी, जब तक भारत सरकार इस ब्लर कैंपेन को चलाएगी अगेंस्ट जिहाद एंड हिंदू जेनोसाइड, जब तक देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी, ये चीज़ें होती रहेंगी, निरंतर होती रहेंगी। इससे बड़ा सबूत आज कुछ नहीं है कि 1990 में पनपी परिस्थिति आज फिर पुनः वैसे ही मैनिफेस्ट कर रही है। और बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आप रेलवे स्टेशन देखें, आप बस स्टैंड देखें, देखिए किस तरीके से कश्मीर से भाग भाग के हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग आ रहे हैं। तो सर,
एक डेढ़ साल पहले भी आपने इस तरीके की पिक्चर्स देखी होंगी। ज़रूर उस समय कोई नरसंहार तो नहीं हुआ था, मगर जिस तरीके से माइग्रेंट लेबरर्स जम्मू से जा रहे थे या देश के अलग अलग हिस्सों से जब अपने घरों की ओर जा रहे थे, तो तस्वीरें ऐसी ही थी। तो क्या लगता है आपको कि उस समय जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बातें करती थी, जो इनके फेवर में बात करती थी, इस बार कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी भी तरीके से खुलकर प्रदर्शन नहीं, कश्मीर से कोई नेता सामने नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि आप मत जाओ इस तरीके से? नहीं, आप तो जो पुराना जो 1 साल पहले पलायन जो कोरोना के कारण हुआ उसकी बात कर रहे हैं, और जो माइग्रेंट क्राइसिस बना और कोरोना हैंडलिंग में जो फेलियर्स सामने आए। देखिए, आपको तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर तो सब लोग बात करेंगे, लेकिन हिंदू नरसंहार पे कोई बात नहीं करेगा, सिख नरसंहार पे, जेनोसाइड पे कोई बात नहीं करेगा। इनफैक्ट स्टेट ऑफ इंडिया तो हमेशा डिनायल मोड में रहती है कि हिंदुओं का नरसंहार कभी हुआ भी, और इसीलिए हिंदुओं का नरसंहार एक निरंतर प्रोसेस है जो चल रहा है। जहाँ तक कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, तो हम तो कई बार कहते हैं कि वो तो जिहाद को आगे चलाने का ही काम कर रहे हैं। वो जिहादी फ्लैंक्स है, पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं। हाँ, मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बंदूक नहीं उठाती, वो अलगाववादी संगठनों की तरह राजनीति नहीं करती, लेकिन वो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के आपकी डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का काम करती हैं। ऐसे कानून बनाती हैं जिससे जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ऐसे आदेश पारित करती हैं जिससे जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ऐसे निर्णय लेती हैं जिससे जिहाद के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, जितनी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका यही इतिहास रहा है। तो इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये इन डेवलपमेंट्स पे, इन हैपनिंग्स पे कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ या कोई सच बात कहेंगे, वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इनसे एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इनफैक्ट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और इनफैक्ट इंडियन स्टेट अपरेटस भी इस नरसंहार को भी वाइट वॉश करने में लगा है। वो ये कह रहे हैं अगर हिंदू मरा है तो मुसलमान भी तो मरा है। तो ये वाइट वॉश करने की प्रक्रिया में भारत सरकार और ये जिहादी पार्टीज़ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के आगे चलने का काम कर रही हैं, और ये कहती हैं कि चूँकि मुसलमान मरा है इसलिए ये सेकुलर किलिंग है, ये कोई सांप्रदायिक किलिंग नहीं है। हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, जबकि हिंदू इसीलिए मरा है क्योंकि वो हिंदू है, सिख इसीलिए मरा है क्योंकि वो सिख है। मुसलमान को मारने के तरह तरह के कारण हो सकते हैं। इस्लाम के अंदर की जो इंटरनेसिन बैटल्स हैं, जिससे कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि ये कोई जिहाद को छोड़ के कोई दूसरी वॉर है। मुसलमान को भी अगर मारा गया वहाँ पे जिहाद के नाम पे ही मारा गया है, क्योंकि वो प्रॉबेबली इंडियन सिस्टम के साथ कंफॉर्म करता था, इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा था, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में अपनी सर्विसेज देता था, तो उसे भी काफिर कह के जिहाद के नाम पे ही मारा गया। तो अल्टीमेटली जिहाद पे पर्दा डालने का काम भारत सरकार और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, कुछ सीरियस। ये निरंतर इस तरीके से चलता रहेगा जब तक नीति सरकार की ये रहेगी। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही थी, यहाँ पर इलेक्शन करने की बात की गई है, और जिस तरीके से आप जम्मू की बात करते थे पिछले 3-4 साल से लगातार आपने जो मूवमेंट एक चलाई थी, उसको एकदम कोई आदमी आके हाईजैक कर लेता है, एक पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक कर लेती है। अब वही बात जो है वो कह रहे हैं और बड़े लेवल पर कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस में उसका असर होगा? नहीं, देखिए, एकजुट जम्मू का विस्तार बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, और इसी कारण से हो रहा है कि लोग अब बीजेपी का विकल्प एकजुट जम्मू को मानते हैं। आपने देखा कि पिछले 1 वर्ष में तकरीबन जम्मू संभाग के हर ज़िले में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में हमारी प्रेजेंस हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई हाईजैक करने की परिस्थिति है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है समझने की कि जम्मू संभाग के लोग अब बीजेपी का विकल्प चाहते हैं। कांग्रेस विकल्प नहीं है, ना कभी था। एनसीपीडीपी तो विकल्प कभी थे ही नहीं। तो जम्मू संभाग में बीजेपी का विकल्प कौन बन सकता है? जम्मू संभाग में बीजेपी का विकल्प वही संगठन बन सकता है जो जम्मू संभाग के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ पे बात करता हो, ना केवल बात करता हो बल्कि उन पे डिलीवर करता हो। एकजुट जम्मू आपको क्यों लगता है कि एकजुट जम्मू जो है वो बीजेपी जैसी बड़ी जमात जो काफ़ी सालों से काम कर रही है, वो आपका जो है मेन राइवल है, मेन जो आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि उनके पास तो और भी ज़्यादा राइवल्स है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और भी चीज़ें हैं। आप कैसे? नहीं, आप इस तरीके से देखिए, जम्मू संभाग के लोग किसका विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्या कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्या एनसी का विकल्प ढूंढ रहे हैं? जम्मू संभाग के जो लोग हैं वो बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहे हैं ना। ये कहते हैं कि मजबूरी में हमें बीजेपी को वोट करना पड़ता है, क्योंकि और कहाँ डालें, कांग्रेस को डाल नहीं सकते। तो जब बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो बीजेपी का विकल्प तो एकजुट जम्मू ही बनेगा ना। एक इलेक्शन तो आपने भी लड़ा था, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। जहाँ तक आप डीडीसी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं,
वो उस समय जो कैंडिडेट्स जो आम घरों से बिना किसी पृष्ठभूमि के हिम्मत करके अपने इस सिस्टम से त्रस्त होकर खड़े हुए थे, उन्होंने जब हमें अप्रोच किया तो हमने उनकी सपोर्ट की, और सपोर्ट के नाम पे भी कभी फॉर्म भरवाने चले गए या एक आधा दिन चले गए। उसमें हमारा टारगेट ये था कि किसी तरीके से इन अच्छे व्यक्तियों को हम रोप इन करें और अपने संगठन के साथ जोड़ें, और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि 22-25 जगह पे हमारे ऑफिस सेटअप हुए, हमारे को टीम्स मिली। ये तरीका था ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का। हमारा सिंबल नहीं था, कोई हमारे काडर में से कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना हमने किसी को डिक्लेयर किया, किसी तरीके से सपोर्ट हमने ज़रूर किया विद अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि ये वो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जिनको अपने साथ जोड़ना आवश्यक है, और उसमें हमें पूरे तरीके से सफलता मिली। आप उसे इलेक्शंस के दृष्टिकोण से, बिल्कुल कोई भी एक्सपर्ट उसे इलेक्शन कंटेस्ट करने के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। बिना सिंबल के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता एक संगठन के द्वारा। और हमारा कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ता, मैं स्वयं इलेक्शन लड़ता, तो आप ये सवाल पूछ सकते थे, हमारे काडर में से, हमारे संगठन में से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। वो इंडिपेंडेंट लोग जो ये फैसला कर चुके थे और खड़े हो चुके थे, उन्होंने एकजुट जम्मू का दामन थामा, और हमने उनके पीछे जितनी मदद कर सकते थे की। और मुझे लगता है कि उनकी एंट्री के कारण, उनके अपने संगठन का हमारे से जुड़ने के कारण हमारा विस्तार ही हुआ है, हमारी ताकत ही बढ़ी है। तो सर, देवेंद्र सिंह राणा जिस तरीके से बीजेपी में गए हैं, आपको क्या लगता है उससे बीजेपी मजबूत हुई है, या कहीं ना कहीं उनके अपने नेताओं में भी कहीं ना कहीं वो खटक रहे हैं? देखिए, जहाँ उनके नेताओं की बात है, मुझे लगता है वो आप प्रॉबेबली उनके नेताओं से बात करके जांच सकते हैं कि, और कुछ चीज़ें आप जानते भी होंगे। मजबूत होने की तो बात ही नहीं। देखिए, भाजपा का तो एनसीकरण हुआ है। जिस जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, या भाजपा जिस जम्मू डिक्लेरेशन के नैरेटिव को अडॉप्ट कर रही है, ये जम्मू डिक्लेरेशन तो जम्मू संभाग को सब रीजन्स में बांटने की जम्मू डिक्लेरेशन है। ये तो शेख अब्दुल्ला का जो ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर था, उस पर आधारित जम्मू डिक्लेरेशन है। जम्मू को कमज़ोर करने की डिक्लेरेशन है, या मुस्लिम अपीजमेंट को आधार बना के जम्मू संभाग को जोड़ने की डिक्लेरेशन है, जो जम्मू के खिलाफ भी है, और जम्मू के लोग इस बात को समझते हैं। और आप ये कैसे समझ सकते हैं, कैसे मान भी सकते हैं कि मान सिंह के आने से कोई संगठन मजबूत होगा जो जम्मू के हितों की आवाज़ करने का दावा करता है? महाराणा प्रताप जैसा कोई व्यक्ति ज्वाइन किया होता तो आप ये बात पूछते। तो जम्मू के लोग समझते हैं, इतिहास को भी समझते हैं। ये पुरानी जनता नहीं है, अभी लेटेस्ट 2021 की जनता है। ये समझती है कि उनके हित क्या हैं, अहित क्या हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, मान सिंह जैसा व्यक्तित्व, मैं हिस्टोरिकल फिगर की बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति हैं, वो कल्ट जिन्होंने मुग़लों को हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया, उनकी सहायता की, उनकी मदद की, अपनी कौम को, अपने राष्ट्र को गुलाम बना के रखने के लिए उनके एजेंट के तौर पे काम किया। तो ये चेतना पूरे हमारे समाज में है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, आप देखेंगे मुंह की खाएंगे आने वाले समय में। तो सर, जिस तरीके से आप कहते हैं कि जम्मू को एक अलग स्टेट बना देना चाहिए, जम्मू को कश्मीर से अलग कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है कि इस समय जो डेवलपमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये इसी रास्ते पर जा रहे हैं? आने वाले दिनों में शायद ऐसा फैसला हो या ना हो, इस पर तो हम क्लियर कुछ नहीं कहेंगे। मैं, आपको क्या लगता है कि अभी ग्राउंड तैयार हो रही है, या आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, इसके बिना कोई विकल्प ही नहीं है। जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना। जम्मू और कश्मीर की प्रॉब्लम एंटेंगल्ड है, और जो हिंदू जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनसे न्याय करने के लिए, उन्हें आप एक एक्सक्लूसिव लैंड मास, एक केंद्र शासित प्रदेश भी तो देंगे, ताकि इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को भी रिवर्स किया जाए और जेनोसाइड के विक्टिम्स के साथ भी न्याय किया जाए। जहाँ तक जम्मू संभाग को अलग करने की बात है, डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू, लैंड जिहाद ऑन जम्मू, जम्मू को इस्लामाइजेशन ऑफ एंटायर कंट्री के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल करना, उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से सब चीज़ें चल रही हैं। उस प्रोसेस को अगर आपको रोकना है, जम्मू की परपेचुअल डिसएम्पावरमेंट को अगर आपको उसकी एम्पावरमेंट में तब्दील करना है, जम्मू को पॉलिटिकली लिबरेट करना है, नेशनलिस्ट गढ़ को मजबूत करना है, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, ये बार बार केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, और इस दिशा की ओर इशारा कर रहा है कि इस फार्मूला के अलावा दूसरा कोई फार्मूला नहीं है जो जम्मू कश्मीर की समस्या का सोल्यूशन प्रूव हो सके। तो कहीं देवेंद्र सिंह राणा इसीलिए तो नहीं गए? नहीं, किस लिए गए हैं वो आप उसके ऊपर एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जम्मू को अगर अलग सेपरेट स्टेट बनाना भी है तो किस आधार पे बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, उस पे मुझे नहीं लगता कि इस समय की करंट डिस्पेंसेशन का कोई दृष्टिकोण है।
जो इनकी अपनी फॉर्मुलेशंस या अंडरस्टैंडिंग्स हैं अभी, वो एक सशक्त जम्मू को बनता हुआ तो नहीं इंश्योर करा पाएंगी। जैसे मैंने बताया कि जम्मू को सब रीजन्स में डिवाइड करना, और सब रीजन्स किस बेसिस पे, मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे, और अपीजमेंट को आधार बनाना। अपीजमेंट के आधार पे सशक्त जम्मू नहीं बनेगा। तो इट डजेंट मैटर कि किस कारण से कोई व्यक्ति गया है, किस कारण से कोई व्यक्ति नहीं गया है, बट इट डज़ मैटर कि सही दिशा में फैसले हों। हिस्टोरिकल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। जिन जिन डेवलपमेंट्स का, इवेंट्स का, हैपनिंग्स का हमने जिक्र किया, जिहाद को जिस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया और कहा कि इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, वैसी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि इट इज़ एन आइडिया जिसका समय आ गया है। जम्मू हैज़ टू बिकम अ सेपरेट स्टेट एंड कश्मीर हैज़ टू बी डिवाइडेड। सर, अक्सर बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो अपनी जो अपोजिशन है उसको ख़त्म कर देती है, या तो उनको आपस में मिला लेती है, या किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी उसी तरीके का फार्मूला अपनाया जा रहा है? देखिए, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश रहती है कि अपने अपोनेंट को ख़त्म करें, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाजपा का विकल्प बन के एकजुट जम्मू उभरा है, और जिस सोच से और जिस विचारधारा से हम प्रेरित हैं, और जो डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड एकजुट जम्मू का है, जनता का इतना समर्थन मिल रहा है और इतना समर्थन मिलेगा कि आप ये देखेंगे कि अगले विधानसभा में जम्मू की आवाज़ एकजुट जम्मू बन के ही उभरेगा। तो आने वाले कुछ ही दिनों में अब यूनियन मिनिस्टर जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो ये होम मिनिस्टर जो हैं, अमित शाह भी जम्मू आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे नई चीज़ क्या होने वाली है? कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? नहीं, हमें जिस तरीके से पॉलिसी लेवल पे आप देखें तो अधिक तो कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसमें कोई गेस करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। चीज़ें आपके सामने हैं, एक दौरा है, मुझे लगता है देखेंगे उस दिन क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्या कहा जाता है, क्या डिक्लेयर किया जाता है, देखते हैं, लेट अस सी। लास्ट में मैं बड़ा ब्रीफ में जाना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं राइट फ्रॉम लेह लद्दाख टू जम्मू कश्मीर, क्या देखते हैं इस समय जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर इस समय दुनिया को दिखाई जा रही थी और जो अभी एक्चुअल ग्राउंड पे है, कितना डिफरेंस है उसमें? दे हैव बीन कॉट विद देयर पैंट्स डाउन, जो ये पर्दा डालने का काम कर रहे थे। देखिए, एक जीनोसाइडल जिहादी प्रोसेस अनलीश्ड है जम्मू कश्मीर में, उस पर कब तक पर्दा डालेंगे आप? ये चीज़ें तो होनी ही थी, और अभी भी अगर आप पर्दा डालने का काम करेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये निरंतरता में रहेंगी, ये चलती रहेंगी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जम्मू में नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ भारत सरकार कर रही है, पाकिस्तान और चाइना तो कर ही रहे हैं, आईएसआई तो कर ही रही है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने का काम तो इंडियन स्टेट अपरेटस ही कर रहा है, अपनी नीति के कारण, अपनी कुनीति के कारण। तो दिस इज़ बाउंड टू हैपन। अभी भी इन्हें अगर अकल नहीं आएगी तो ये निरंतरता में चलता रहेगा, लेकिन वी आर स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू जैसे ही पॉलिटिकली मजबूत होगा, एक निर्णय, एक सोल्यूशन की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंकुश शर्मा, और जिस तरीके से बेबाकी से हमेशा ही अपनी बात रखते हैं, इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेके सरकार का जो रवैया है उसे बदलना होगा, नहीं तो जिस तरीके के हालात इस समय बने हैं वो हमेशा इसी तरीके से बने रहेंगे। और अगर जो उम्मीद सरकार कर रही है कि यहाँ पे हालात इम्प्रूव होंगे विदाउट एनी प्रॉपर, यहाँ पर जिस तरीके की कोई आइडियोलॉजिकल वॉर जो यहाँ पे चल रही है, जब तक उस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला ना हो तब तक इसी तरीके के हालात यहाँ पे बने रहेंगे। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।